हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय भारत देश में एक ही चर्चा हो रही है कि चाइना की जो सामान है उसको हम नहीं खरीदेंगे। कई ऐसे जगह पे देखा गया कि जो लोग सामान खरीद चुके हैं, घरों में रख चुके हैं, उसका यूज भी कर चुके हैं, आज उस सामानों का बहिष्कार करें। जबकि वास्तव में हमें ये करना है कि जो नए सामान है, हमें जो नई ज़रूरत है उसे न खरीद कर हमें भारतीय सामानों को खरीदना होगा। तब हम कह पाएंगे कि हम चाइना के सामानों को बाइकाट कर पाएंगे। ऐसे में ये हमारे लिए सोचना बहुत ही ज़रूरी हो पा रहा है कि हम क्या चाइना की सामानों को बाइकाट कर पाएंगे, क्या हम उतना तैयार हैं। जो हमें बहुत ही ज़रूरी जो इसेंशियल चीज़ें होती है वो हमारे पास है या नहीं। आज भारत में चीन से बने सामानों पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। क्या वास्तव में यह भारत के लिए संभव हो पाएगा या पिछली बार की तरह एक हवा ही साबित होगा। 2 महीने 3 महीने तो हम बहिष्कार की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही चाहे वो दिवाली का त्यौहार देख लीजिए, रक्षाबंधन, यहाँ तक कि होली के त्योहारों में सबसे अधिक सामान हम चाइना से बने सामानों के जो चाइना में सामान बनते हैं उसी के माध्यम से अपने त्यौहार को मनाते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो बात आसानी से क्लियर होगी। जैसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने इस सप्ताह घोषणा की है कि वह चीन में निर्मित किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं करेगा। पिछले वर्ष ही महासंघ ने एक चीनी कंपनी जिडेक्सी को बारवेल और वेट प्लेट युक्त 4 सेट का ऑर्डर दिया था, जबकि बारवेल और वेट के ये सेट भारत में भी निर्मित हो सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या आयात किया जाता है, बल्कि यह भी कि क्यों किया जाता है, जबकि वो सामान हमारे देश में बन भी सकते हैं। बस थोड़े से जो रेट होते हैं, दाम होते हैं, वो थोड़े से अधिक होते हैं। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार और चीन से आयात पर रोक की मांग नई बात नहीं है। ऐसी मांग समय समय पर उठती रही है। चीन जब भी वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात जिसे हम LAC के नाम से जानते हैं पर अपनी असली रंग दिखाता है तो छिटपुट तरीके से हर बार आक्रोश में ऐसी मांग भारतवासियों के माध्यम से उठती ही रहती है। पर भावनाएं शीघ्र ही भाप की तरह उड़ जाती हैं और जैसे ही कोई त्यौहार होता है तो सबसे अधिक सामान हम चीन का ही खरीदते हैं और सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। वर्ष 2010 से 2020 के बीच में अगर आंकड़े के बारे में बात किया जाए, वर्ष 2010 से 2020 के बीच चीनी घुसपैठ बहुत ही बार हुई है, पर इस दौरान चीन से आयात 30 अरब डॉलर से बढ़कर 70 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का व्यापार हो गया है। तो सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, जब दोनों देशों के बीच में समय समय पर विवाद होता है और हर साल हम ये कहते हैं कि हम चीन के सामानों को नहीं खरीदेंगे, तब भी ऐसे में ये व्यापार लगातार दोनों देशों के माध्यम से क्यों बढ़ रहा है। वर्ष 1991 से लेकर 2020 के बीच मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए अपने यहाँ कई कमेटियाँ व आयोगों का गठन किया गया तथा कई घोषणाएं भी की गई समय समय पे कि हम चाइना के सामानों को बाइकाट करेंगे। जैसे इस समय अगर देखा जाए तो भारत में क्या क्या चल रहा है, मेक इन इंडिया कब से चल रहा है, 2014 से तो आप सभी जानते ही हैं। इसके बाद 2020 में आया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ऐसे कई और योजनाएं होती हैं जिसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम आपके सामान को नहीं, हम अपने स्वयं ऐसा प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन उन घोषणाओं की असलियत को आंकड़े से समझा जा सकता है। वर्ष 1998 भारत ने चीन से 9 करोड़ डॉलर मूल्य की इलेक्ट्रिक मशीन के सामान आयात किया था। यही सामान वर्ष 2010 में 9 अरब डॉलर और 2019 में बढ़कर 20 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो ऐसे में आपको भी समझ में आ रहा होगा कि विवाद बढ़ रहा, तो जो व्यापार है वो घटना चाहिए, लेकिन प्रति वर्ष ये आंकड़े जो है पहले करोड़ों में था वो अरबों में आ गया और इस तरह से आगे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर तर्क दिया जा सकता है कि बिजली के उपकरणों में प्रौद्योगिकी के सामान भी शामिल हैं, इसलिए जो व्यापार है वो अधिक हो रहा। पर अन्य सामानों के आयात के बारे में आप सभी क्या कहेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। जैसे वर्ष 1998 में भारत ने करीब 4 लाख डॉलर मूल्य के फर्नीचर, गद्दे और विद्युत उपकरणों का चीन से आयात किया था, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 90 करोड़ डॉलर को भी पार कर गया। इसी प्रकार चीनी मिट्टी और कांच के बने पदार्थों का आयात जो है वो 30 वर्षों में, पिछले 30 वर्षों में देखा जाए तो 41 लाख डॉलर से बढ़कर 9.58 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। खराब नीतियों और अवसरों को गंवाने की कहानी दशकों पुरानी है भारत देश के। शंकर अय्यर की लिखी पुस्तक एक्सीडेंटल इंडिया में यह बताया गया, आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, इस समय आपके पास टाइम भी है, आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि राजनीति भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे विफल करके नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है 1962 में युद्ध के हार के बाद 1964 में पंडित नेहरू द्वारा नियुक्त होमी भाभा समिति ने भारतीयों की गणित में दक्षता को देखते हुए
कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर फोकस करने की सिफारिश सरकार से की थी, लेकिन अंधवैचारिक में भारत ने IBM जैसी बड़ी तकनीकी कंपनी को बाहर जाने को मजबूर कर दिया और अपने अवसर को गंवा दिया। दुनिया के सबसे बड़े चिप बाजार दक्षिण कोरिया, मलेशिया, ताइवान और चीन देश हैं। आज भारत सॉफ्टवेयर में अपने कौशल के लिए जाना जाता है। जैसे बंगलौर शहर को आप जानते हैं कि किसके नाम से जाना जाता है, पर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी देश लगभग दूसरे देशों पर निर्भर हो चुका है। 1991 के विदेशी बाजार संकट तक कंप्यूटर और डाटा कम्युनिकेशन के आयात पर हर क्षेत्र के प्रतिबंध से यह क्षेत्र बंद पड़ा था। भारत की आज़ादी के बाद के लगभग 4 दशकों तक आत्मनिर्भरता भारत की औद्योगिक नीति की आधारशिला थी। तब सरकारों ने इस सोच के तहत काम किया कि आत्मनिर्भरता का मतलब है एक बंद अर्थव्यवस्था, अर्थात देश में ही बनी सामानों का यूज किया जाएगा, विदेशों से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जैसे होता है कि यहाँ पे डिफिनेशन भी दिया है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो यहाँ पे पूरा दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। कोई भी आपसे परिभाषा पूछ सकता है। ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज ए कंट्री दैट डज नॉट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। हम ना ही किसी को इम्पोर्ट करेंगे और ना ही हम किसी से एक्सपोर्ट करेंगे। इस समय भी दुनिया में कई देश हैं जो अपने आप को क्लोज्ड इकोनॉमी मानते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए। इस देश ने विदेशी पूंजी अर्थात जो FDI होता है, प्रौद्योगिकी और निवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसी कारण से भारत के साथ साथ ऐसे देशों में बहुत ही खराब औद्योगिकीकरण हुआ है और आज भी विकास दर जो बनी है वो बहुत ही निम्न बनी हुई है। सभी देशवासियों ने उम्मीद जताई थी कि जब 1991 में लाइसेंस राज खत्म हो जाएगा, और आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि 1992 में भारत की कुल GDP 350 अरब डॉलर की थी और 1992 में ही चीन की कुल GDP 390 अरब डॉलर की थी। देखिए बहुत ही बड़ा अंतर नहीं है दोनों देशों के बीच में। अगर देखा जाए 1992 में भारत की GDP टोटल 350 अरब डॉलर, चाइना की GDP 390 अरब डॉलर थी। मात्र 40 अरब डॉलर का अंतर था दोनों देशों के बीच में। लेकिन पिछले 30 वर्षों में चीन की कुल GDP बढ़कर कितना हो गया, ये 390 से 150 खरब डॉलर की हो गई और भारत की GDP इस समय 27 खरब डॉलर हो गई है। ऐसे में जहां 1992 में भारत 40 अरब डॉलर का अंतर पे था, आज यह अंतर कई गुना, लगभग 5 गुने से भी अधिक का हो गया है। इस अंतर को निर्यात प्रतिस्पर्धा से समझा जा सकता है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जो पूरी दुनिया को प्रति वर्ष करीब 25 खरब डॉलर का सामान प्रति वर्ष दूसरे देशों को बेचता है। और हमारे देश की इकोनॉमी कितनी है, 27 खरब डॉलर। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जितनी हमारे यहाँ की GDP है उतने का चाइना देश दूसरे को सामान बेचता है। ऐसा नहीं है कि भारत विदेशों में सामानों का निर्यात नहीं करता है। भारत आज भी चीन, अमेरिका व अन्य देशों के साथ साथ लगातार टक्कर दे रहा, कंपटीशन में लगातार बना हुआ है। जैसे भारत का 2 पहिया बाजार TVS, बजाज एवं हीरो 30 से भी ज़्यादा देशों में 2 पहिया का निर्यात करते हैं। आज के समय में भारतीय कार संयंत्र दुनिया भर में कॉम्पैक्ट मॉडल के डिजाइन और लॉन्च के वैश्विक केंद्र भी हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग के दिग्गज और मिल दुनिया भर के शीर्ष ब्रांडों को सप्लाई करते हैं। कम लागत वाली इंजीनियरिंग ने भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों को वैश्विक कंपनियों के शीर्ष पर लाके रख दिया है। महामारी की स्थिति में सप्लाई चेन पर विभिन्न देशों में पुनर्विचार ने एक अवसर पेश किया है। जैसे कहा गया कि भारत के कई मंत्रियों ने कहा कि चाइना से लगभग 1000 कंपनियां भारत में आएंगी, क्योंकि वहां पे बहुत ही अधिक नुकसान हुआ है। और ये भारत के लिए, जो ये महामारी है इस तरह से पूरी दुनिया में फैली है, ये भारत के लिए एक अवसर की तरह से काम करेगा। भारत निसंदेह सबसे बड़ा उभरता हुआ घरेलू बाजार है, क्योंकि सभी देशों को पता है कि जहां पे सामान या जहां पे जनसंख्या अधिक होगी, सामान वहीं पर बिकेगा और लाभ उठाया जा सकता है इस अवसर का। इस समय भारत में जिस प्रकार से बात हो रही है कि बाइकआउट चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसको हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन क्या हमें ये भी समझना होगा कि इसके साथ साथ भारत के किन सेक्टरों में क्या सुधार करना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे कुछ छोटे पॉइंट है, उसको उपाय के रूप में हम समझेंगे। भारत को अभी 5G सेवाओं को स्टार्ट करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति तैयार की जा सकती है कि उपकरण बनाने वाले संयंत्र और उपकरण नेटवर्क भारत में स्थित हो। सबसे पहले तो ये हमें करना होगा, जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और इलेक्ट्रिक गतिशीलता की ओर आगे बढ़ने के लिए इसरो के पास उपलब्ध बैटरी टेक्नोलॉजी तथा ऑटो सेक्टर के बीच तालमेल बैठाने की जरूरत है। इसी प्रकार दवा उत्पादन सुविधाओं के लिए दुनिया के कई देश तैयारी कर रहे हैं।
पर हमारे यहाँ सरकारी क्षेत्र की 4 बड़ी दवा कंपनियों विनिवेश सूची में शामिल हैं। उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में नामित किया जा सकता है। और भारत तथा दुनिया की बड़ी कंपनियों को फार्मा सामग्री, ड्रग्स और टीके के उत्पादन का प्रस्ताव दिया जा सकता है। ऐसा औद्योगिक समूहों के विकास से हो सकता है। बदलाव के लिए उत्पादकता के कारकों को बाधाओं से मुक्त करना जरूरी है। औद्योगिकीकरण के प्रमुख कारक भूमि और श्रम लगातार कानून और नियमों के उलझाव में फंसे रहते हैं। भूमि अधिग्रहण को राज्यों पर छोड़ दिया गया है, पर राज्य सरकारें मंजूरी राज की बाधाओं को हटाने के प्रति तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में कई बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो भारत में इसी कारण से पड़े हैं क्योंकि ज़मीनों का जो अधिग्रहण होता है वो नहीं हो पाता है सही समय पे। इसी सभी के बीच में पर्यावरण की मंजूरी और भी जटिल बनाती है कि कौन सी कंपनियां कहाँ पे खोलना चाहिए। इन सभी कारणों से ही आज भी देश में हजारों सरकारी प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों में बंद पड़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया आदर्श श्रम कानून अप्रभावी है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण यहाँ पर प्रोजेक्ट की लागत चीन व अन्य पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से लगभग दोगुनी रेट पर पड़ती है। और बिजली की लागत की अगर मैं बारे में बात करूं तो दुनिया में सबसे महंगी बिजली जो कंपनियों को दी जाती है, जो कमर्शियल सेक्टर में दी जाती है, वो सबसे महंगी भारत में है। सच तो ये है कि सफलता प्रार्थना करने से नहीं मिलती है और न ही आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए संघर्ष करने से। जैसे कहा गया है कि हम चाइना के सामानों को बाइकाट कर लेंगे, तो ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये सही समाधान नहीं है। केवल नारे से अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उन्हें भारतीय बाजार में अप्रासंगिक बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चीन अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर दुनिया में छाया, ऐसा नहीं है कि किसी का सामान मार्केट में नहीं है। इसके कारण से ऐसे में चीन ने पहले कंपटीशन किया, इसके कारण से आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की प्रमुखता को कम करना होना चाहिए, न कि चाइना की सामानों को बाइकाट करना। आज दुनिया के टॉप 10 बैंकों में 4 और टॉप 500 कंपनीज में 37 चीन की ही कंपनियां हैं। चीन की सरकारी कार कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल आज निसान, फोर्ड, हुंडई को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि लगातार वो आगे अपने जो प्रोडक्शन है, हर प्रकार से जो टेक्नोलॉजी उसमें सुधार कर रहे हैं। संघाई इलेक्ट्रिक कंपनी जापान की मित्सुबिशी और मारुति कंपनी से मुकाबले में कहीं आगे निकल गई है। पूरी दुनिया में जितना भी स्टील का उत्पादन होता है उसका लगभग 50% उत्पादन अकेले चीन में ही होता है। चीन की हुआवे कंपनी जो हाल ही में 5G लॉन्च करने वाली है, सैमसंग के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सेल फोन विक्रेता कंपनी बन गई है। अभी तक चीन देश लगभग 95% कंप्यूटर चिप बाहर से आयात करता था। अब जब वह खुद बनाने लगेगा तो जाहिर है इंटेल, माइक्रोन और क्वालकॉम जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारी नुकसान होगा। एप्पल मोबाइल जैसी कंपनियों को लगभग 20% बिक्री आज चीन के बाजार में होती है। यह सब बंद हो जाएगा। इसलिए आज कोई देश अगर चीन का मुकाबला करना चाहता है, चाहे वो अमेरिका देश हो या भारत देश या कोई भी देश हो सकता है, जापान भी हो सकता है, तो उसे अपनी आर्थिक नीतियों में दूरगामी परिवर्तन करने होंगे। चीन के सामानों का बहिष्कार करना कोई हल नहीं है। हमें विश्व बाजार में अपनी जगह बनानी ही होगी, जहां पर गला काट प्रतियोगिता चल रहा है। नए नए सामान आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ आ रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो सामान होते हैं, चाइना की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो जो सामान होते हैं उनके रेट बहुत ही कम होते हैं। तो इस पर सभी देशों को फोकस करना होगा। उसके साथ साथ भारत को अगर पूरे देश में, पूरी दुनिया में छाना होगा तो सबसे अधिक इसी पे फोकस करना होगा कि जो वस्तुएं होती हैं उसका रेट कम ही हो। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो नीतियाँ आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा की है, उनके इस नीति पर बहुत ही बारीकी से काम करना होगा, वरना थोड़े बहुत जो आत्मनिर्भरता अभी बची हुई है भारत देश में वह भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम बाइकाट करते रहें, बाइकाट चाइनीज प्रोडक्ट, बाइकाट यूएस या अमेरिका प्रोडक्ट, ऐसे हम करते रहेंगे। कहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि नारे से कुछ नहीं काम चलेगा, नीति बनाने की जरूरत है। तो इसी प्रकार से बने रहिए। आपकी क्या राय है जो हमने इस वीडियो में बात किया, कितनी बात आपको सही लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।